बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सितंबर 2022 का अटेम्प्ट हमने सॉल्व करना शुरू किया है एंड इस अटेम्प्ट को हम सॉल्व करेंगे और इन अकॉर्डेंस विद आवर लेटेस्ट टैक्स ईयर 2023। दिस वीडियो इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अबाउट आज़ादी एंड कंपनी। सो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के आपको ये समझ आ जाएगी कि द टाइप ऑफ पर्सन इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और जो काम ये करते हैं दैट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स का। जो टैक्स ईयर का एंड डेट बताया हुआ है दैट इज़ 30 जून, सो इट इज़ अ नॉर्मल टैक्स ईयर। सवाल की रिक्वायरमेंट को अगर आप देखें तो इट इज़ अ 17 मार्क्स क्वेश्चन, सो यू हैव मैक्सिमम 31 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन इन एग्ज़ाम सिचुएशन। रिक्वायरमेंट सवाल की ये है कि पार्ट ए में ये आपसे रिक्वायर कर रहा है तीन चीज़ें: टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। और पार्ट बी में सवाल में कहीं सारा का जिक्र है और सारा को कोई स्कॉलरशिप दिया गया है और स्कॉलरशिप का टैक्स इम्प्लीकेशन सारा की रिटर्न में पूछा गया आपसे। सो इट विल बी अ वेरी इजी आई मीन एरिया टू आंसर, सो हम वहाँ पे जाके देखेंगे। सो फर्स्ट वर्किंग बना लेते हैं जल्दी से बिजनेस इनकम की। और बिजनेस इनकम में जो पहला फिगर आएगा दैट विल बी कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम दिस टेबल विच सेज कि आपका लॉस है बिफोर टैक्स ऑफ 66 मिलियन। सो हमारे बिजनेस में जो ये अकाउंटिंग के रिजल्ट्स दिए गए हैं 66 मिलियन का लॉस है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो जो एडजस्टमेंट्स हम समझते हैं कि टैक्स लॉ के मुताबिक सूटेबल नहीं है, गलत हुई हुई हैं, तो उनको फिर ऐड लेस करते जाएंगे। सो सबसे पहली एडजस्टमेंट ज़रा हम देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या चीज़ शामिल है। सो ये देखें एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड यू शुड वेरी केयरफुली नोट कि लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स। कॉस्ट ऑफ सेल में ये चीज़ें शामिल हैं जो नीचे दी गई हैं। सो पहली है चीज़ क्या लिखी हुई, पेमेंट ऑफ रुपीज़ 12 मिलियन। कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक 12 मिलियन की पेमेंट है जो आपने की है हाशिम लिमिटेड को। इस 12 मिलियन में 2 मिलियन का सेल्स टैक्स भी शामिल है फॉर परचेज ऑफ अ न्यू मशीन। सो पहली गलती तो आपने यही कर दी कि मशीन ख़रीद रहे हो 12 मिलियन की, जिसमें कि 2 मिलियन का सेल्स टैक्स है इस 12 मिलियन में, और ये पेमेंट पर मशीन की परचेज़ है और आपने इसको कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल किया। बिल्कुल गलत, क्योंकि एसिड की परचेज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर मेकिंग प्लास्टिक कंटेनर्स। और दूसरी जो बात इसमें इंपॉर्टेंट लिखी है वो ये कि ये मशीन ली गई है इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मशीन। एक पुरानी मशीन देकर आपने एक नई मशीन ली, साथ में 12 मिलियन भी दिए है। और जो पुरानी मशीन है उसकी एक बुक वैल्यू बताई गई है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी बताई गई है। ठीक है, सो ये वैल्यूज़ हमें इस्तेमाल करना होंगी। पहले हम ज़रा पूरी एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, इन्फॉर्मेशन है क्या। द ट्रांजैक्शन वाज कैरिड आउट ऑन 1 जुलाई। सो इस सवाल के हिसाब से इस टैक्स ईयर के पहले दिन ही ये ट्रांजैक्शन हो गई थी, यानी आप मशीन आपके पास आ गई थी। ओल्ड मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2020। सो ये पुरानी मशीन के बारे में बताया हुआ है कि ये कब खरीदी गई। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन वर नॉट रिकॉर्डेड इन एसीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो अकाउंटिंग की किताबों में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई हुई, वो भी बताया हुआ है। टैक्स रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन was same as accounting written down value on disposal date। ओके, सो इस सारी इंफॉर्मेशन को हमें समझ आ जाएगा अगर हम पहले ये अंडरस्टैंड कर लें कि जब कोई एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, और जब कोई एसेट एक्वायर हो जाता है तो फिर उसके साथ हम क्या करते हैं। सो हमारे पास एक अकाउंटिंग के रिजल्ट्स हैं जो कि ये दिए गए हैं। सो अकाउंटिंग में ये मैं अब आपको जनरली चीज़ बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग में यूजुअली होता ही है कि जो एसेट डिस्पोज ऑफ होता है उसका कोई गेन और लॉस कैलकुलेट किया जाता है, और हो सकता है कि उसके ऊपर अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस बना हुआ हो। सो ये दो आइटम्स एक्सपेंस आउट हुए होते हैं अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक। और टैक्स लॉ ये कहता है कि हमारा जो गेन और लॉस का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। सो जो भी अकाउंटिंग के गेन और लॉस प्रॉफिट्स के अंदर एडजस्ट प्लस या माइनस हुए हुए हैं, आपको उनको रिवर्स करना होगा। इनको तो रिवर्स करना होगा और इनको आपने यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इन दिस रिजल्ट। ठीक है, सो ये अकाउंटिंग वाले रिजल्ट्स अगर कोई है सवाल में दिए हुए गेन और लॉस को
इनकॉर्पोरेट करना होगा। टैक्स लॉ में जो एसेट जब डिस्पोज ऑफ होता है तो ईयर ऑफ डिस्पोजल में डेप्रिसिएशन नहीं होती। ठीक है, सो ये पहली चीज़ ये क्लियर कर लें। अकाउंटिंग के गेन और लॉस, अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन, ये रिवर्स करना होगा। और रिवर्स से मुराद ये कि अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बना हुआ है तो उसको वापस जमा कर दें, एंड वाइस वर्सा। और इसी तरह जो टैक्स का जो गेन और लॉस है उसको इनकॉर्पोरेट करना होगा। जो एसेट एक्वायर होता है उसके केस में अकाउंटिंग में क्या होता है, उसके लिए एक डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की जाती है, तो इस डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना होगा। और टैक्स लॉ के मुताबिक एक डेप्रिसिएशन बनानी होगी जो टैक्स लॉ के बताए गए डेप्रिसिएशन रेट्स के मुताबिक होनी चाहिए है। ठीक है, सो एक दफ़ा फिर मैं ज़रा इस इंफॉर्मेशन को जूम इन करता हूँ कि जो सवाल में दी हुई है आपको। तो सवाल में बताया हुआ ये है कि जो ओल्ड एसेट है उसका हमें चूंकि चाहिए है गेन और लॉस। ठीक है, सो ओल्ड मशीन हैविंग, इसकी बुक वैल्यू इसने बता दी, यानी ये अकाउंटिंग की बुक वैल्यू है। और फेयर मार्केट वैल्यू भी बता दी इसने, 5 मिलियन की है। और सॉरी, 5 मिलियन और 4 मिलियन रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब बुक वैल्यू 5 मिलियन है, फेयर मार्केट वैल्यू 4 मिलियन है। और साथ में वो ये भी बता रहा है कि जो टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू है ओल्ड मशीन की वो सेम है एज अकाउंटिंग की रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है जी, दो बातें आपको पता चल गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ओल्ड मशीन से मुतालिक ये है कि डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन वर नॉट रिकॉर्डेड इन एसीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पुरानी मशीन का डिस्पोजल आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया अकाउंटिंग में, तो इसका मतलब क्या हुआ? पुरानी मशीन का अगर डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई? गेन और लॉस तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कोई चीज़ रिवर्स भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो वो रिवर्स करेंगे और अकाउंटिंग टैक्स का गेन और लॉस निकालेंगे। ठीक है, सो जो पुरानी मशीन है हमारी उसके हम एक फौरी तौर पे हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि एक अपने पास सवाल के सोल्यूशन में एक वर्किंग बनाते हैं or we'll call it, let's say, machine working, this is working for machine. We have two machines here, old machine and a new machine. और जो पुरानी मशीन है उसके केस में हम जो भी कंसिडरेशन है 4 मिलियन उसमें से माइनस कर देते हैं 5 मिलियन, सो विल गेट टू दिस 1 मिलियन लॉस। नाउ रिटर्न डाउन वैल्यू तो आपको समझ आ रही होगी कि 5 मिलियन क्यों है, कंसिडरेशन मैंने 4 मिलियन क्यों ले लिया, क्योंकि ये एसेट आपने किसी को कैश में नहीं बेचा बल्कि इसको देकर एक और एसेट ले लिया। तो अब जो इसके लिए देखना ये पड़ेगा कि जो आपके जो नोट्स हैं उसमें टैक्स लॉ की कुछ प्रोविजंस हमने डिस्कस की हुई हैं। सो वो जो प्रोविजंस हैं उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं कि जब एक एसेट को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आप चले जाएं, सो यू जस्ट स्किप द डेफिनेशन, डिसाइडिंग बिजनेस इनकम केस डिस्पोजल एंड कंसिडरेशन। सो इसमें हमने पढ़ा ये था कि जब आपने एक एसेट को एक्सचेंज कर दिया तो ये बिल्कुल डिस्पोजल की डेफिनेशन, टैक्स लॉ के मुताबिक ये एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया। और जो कंसिडरेशन है वो हमने कहा कि अमाउंट रिसीव्ड और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन काइंड, इन दोनों को जमा कर लें। ठीक है जी, आ, इसको कंपेयर कर लें फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट एट टाइम ऑफ डिस्पोजल। सो ये आपको दी हुई है फेयर मार्केट वैल्यू एट टाइम ऑफ डिस्पोजल एंड दैट इज़ 4 मिलियन। सो अब हम ज़रा वापस आ जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर। एंड ये 4 मिलियन इसलिए मैंने कंसिडरेशन लिया है क्योंकि कंसिडरेशन का डेफिनेशन ये कहता है कि फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडरेशन बना लो। और रिटर्न डाउन वैल्यू मैंने माइनस कर लिया क्योंकि टैक्स का रिटर्न डाउन वैल्यू अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू के बराबर है और मुझे अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू दी हुई है सवाल में। दूसरा मुझे करना ये है कि न्यू मशीन इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, क्योंकि नई मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो अकाउंटिंग में कैलकुलेट ही नहीं किया गया। सो अगर आप दोबारा से इस इंफॉर्मेशन की डिटेल पे देखें तो इट सेज कि डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन वर नॉट रिकॉर्डेड इन एसीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब नई मशीन का डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो उसको मुझे अकाउंटिंग में रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा ये कि ज़रा नोट्स में जाके देखता हूँ कि कॉस्ट जो एसेट एक्वायर हो जाता है उसकी कॉस्ट से मुतालिक टैक्स लॉ क्या कहता है। सो विल गो टू एक्विजिशन एंड कॉस्ट एंड इट सेज कि कॉस्ट आप कैसे डिटर्मिन करते हो। कॉस्ट डिटर्मिन करने के लिए आपको कंसिडरेशन
पेड और पेबल इन कैश, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन इन काइंड। सो आपने यहाँ पे एक तो 12 मिलियन का कैश दिया है नई मशीन को हासिल करने के लिए, साथ में एक पुरानी मशीन भी दी है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपको बताई हुई है। 12 मिलियन में जो कैश आपने दिया है वो उसमें अम, जो है वो शामिल है सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स तो आप देते हैं और आगे वो मतलब 100, अगर फ़र्ज़ करें कि 100 रुपए की चीज़ है उस पे 17 रुपए सेल्स टैक्स है, तो जो सेलर है उसको कितने पैसे मिलेंगे? 117। जो बायर है वो कितनी पेमेंट करेगा? 117। बायर की पॉकेट से जाएंगे तो 117, लेकिन ये 17 रुपए वो इनपुट टैक्स होता है उसका। तो ये किसी भी चीज़ की कॉस्ट नहीं होता, ये तो आपने बिजनेसेस ने ख़रीदो फ़रोख्त करते हुए आप जो सेल्स टैक्स लॉ पढ़ेंगे तो समझ आएगी। तो ये तो सिर्फ गवर्नमेंट को पैसे जाने होते हैं। सो अभी इस सवाल को समझने के लिए जिन्होंने सेल्स टैक्स पहले नहीं पढ़ा हुआ वो बस इतना ज़हन में रख लें कि सेल्स टैक्स इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स जो कि गवर्नमेंट की पॉकेट में जाता है, आपके पास अमानत के तौर पे होता है। और अगर आपने किसी को पे किया है और आप बिज़नेस में उसको यूज़ करें तो आप गवर्नमेंट से उसको फिर वापस एडजस्ट करते हैं। जो नया एसेट होगा हमारा उसकी अब कॉस्ट डिटरमिन करना हमारा सबसे पहला काम है। तो कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए मैं क्या करूँगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन जो कि 4 मिलियन मुझे यहाँ पे ऊपर भी मैंने यही इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ली थी, सो यही वैल्यू मैंने ले ली 4 मिलियन। और पेमेंट विद ओल्ड मशीन, जो पुरानी मशीन के साथ मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो 10 मिलियन लूँगा, अब पूरा 12 मिलियन नहीं लूँगा, 2 मिलियन का सेल्स टैक्स इसमें से निकाल दूंगा क्योंकि वो फिर मैंने इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट बनानी होती है उसकी। तो इसका मतलब कॉस्ट की वैल्यू आ गई 14 मिलियन। 14 मिलियन के ऊपर अब हमें डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करना है। सो एलिजिबल डेप्रिसिबल एसेट की डेफिनेशन के मुताबिक इट इज़ एन एलिजिबल डेप्रिसिबल एसेट, तो हम 25% से इनिशियल अलाउंस बनाएंगे और इस इनिशियल अलाउंस को माइनस करने के बाद नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% से कैलकुलेट करेंगे। फुल ईयर डेप्रिसिएशन होगी इन ईयर ऑफ परचेज़। हमने जो हमारी रिक्वायर्ड फिगर्स थी वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हमारा जो मेन वर्किंग है उसमें सबसे पहला काम तो ये करें कि मशीन की जो पेमेंट थी 12 मिलियन की उसको रिवर्स कर दें। ये 12 मिलियन आपको जो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ था कि आपने पेमेंट की है ऑफ रुपीज़ 12 मिलियन और ये कॉस्ट ऑफ सेल में शामिल है, ये तो भाई कोई एक्सपेंस नहीं होता टैक्स लॉ की नज़र में। टैक्स लॉ की नज़र में तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है या गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल एक्सपेंस या इनकम होता है। मशीन की पेमेंट तो एक्सपेंस नहीं है, इसको वापस ऐड बैक कर देते हैं। उसके बाद ओल्ड मशीन का जो लॉस है जो भी हमने अपनी वर्किंग टू में फाइनल किया 1 मिलियन का, वो आप यहाँ पे माइनस कर दें। और उसके बाद जो नई मशीन है उसका डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट किया है, डेप्रिसिएशन जो है एक्चुअली वो दो फिगर से मिलके बन रहा है, एक इनिशियल अलाउंस और दूसरा नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% से। इन दोनों फिगर्स को आप जमा करेंगे, यू विल गेट टू दिस फिगर 5075,000। Next information is about some raw materials. रॉ मटेरियल्स के बारे में बताया हुआ ये है कि इट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ 40 मिलियन। और आपसे गलती ये हुई है कि आपने विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं किया एट द टाइम ऑफ पेमेंट। 40 मिलियन की टोटल पर आपने ऐसी परचेज़ की है रॉ मटेरियल की जिसके ऊपर आपने टैक्स विद होल्ड ही नहीं किया। और रॉ मटेरियल की जो ड्यूरिंग द ईयर्स टोटल परचेजेस हैं वो 120 मिलियन की बताई गई हैं। अब हम क्या करेंगे जी? अब हम करेंगे ये कि हम नोट्स पे जाते हैं और देखते हैं कि टैक्स लॉ इस बारे में हमें क्या कहता है। टैक्स लॉ ये कहता है कि आप डिडक्शंस नॉट अलाउड में देखें तो ऑल सच पेमेंट्स शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन इफ एप्लीकेबल टैक्स एट सोर्स इज नॉट डिडक्टेड व्हाइल मेकिंग पेमेंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कर रहे हो तो फिर एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि डिसअलाउड एक्सपेंस शैल बी लिमिटेड टू 20% ऑफ टोटल परचेज। 20% ऑफ टोटल परचेज से ज़्यादा आपका डिसअलाउड एक्सपेंस नहीं हो सकता। तो इसको अब ज़रा अप्लाई करेंगे हम करेंगे ये कि सबसे पहले वो एक्सपेंस लिखें जिस पे आपने टैक्स विदहोल्ड नहीं किया। आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा 40 मिलियन का, इस पे आपने टैक्स विदहोल्ड नहीं किया, ये सारा डिसअलाउ नहीं होगा। मैक्सिमम टोटल परचेज यानी जो 120 मिलियन दी हुई है उसका 20%, तो इट विल बी 24 मिलियन।
तो इसमें से जो मैक्स लेस फिगर है दैट इज़ 24 मिलियन, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउड एक्सपेंस का मतलब ये कि आपने अकाउंटिंग रिजल्ट्स में उसको वापस जमा कर दें। ठीक है जी। नेक्स्ट आइटम इज़ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज के बारे में क्या मसला है जी? क्लोजिंग इन्वेंट्रीज के बारे में मसला ये है कि ये कुछ डैमेज हो गए हैं। 18 मिलियन की टोटल वैल्यू की गुड्स थी और इससे सिर्फ अब 12 मिलियन आपको मिलेंगे। अब आपको ये अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस हुआ हुआ होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? माइनस हुआ हुआ होता है। मतलब ये कि प्रॉफिट्स को उसने बढ़ाया हुआ होता है। अब अगर मैं अपने क्लोजिंग यानी जितना क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको मैं अगर रिड्यूस करूँगा, तो इसका क्या मतलब है कि मैं अपने प्रॉफिट्स को रिड्यूस करूँगा। ठीक है ना? नाउ क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो यहाँ पे देखें कितनी दी हुई है, 18 मिलियन, लेकिन वो डैमेज हो चुकी हुई है। अब पहले तो हम इसके लिए अकाउंटिंग वो सॉरी टैक्स का लॉ देखते हैं ना, कि टैक्स लॉ कहता क्या है कि इन्वेंट्रीज को क्या मुझे करना होता है, डी उसको वैल्यूज़ की कम करनी है या नहीं करनी है। सो इसके लिए आपने जो बिज़नेस का हेड ऑफ़ इनकम है, इसमें आप बेसिस ऑफ टैक्सेशन वाले एरिया पे जाएँ और यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं। वो क्या पढ़ा हुआ है हमने, वो देख लेते हैं। सो हमने पढ़ा हुआ ये है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो क्लोजिंग स्टॉक्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक्स, सो क्लोजिंग स्टॉक्स को हम वैल्यू करते हैं किस तरीके से? हम वैल्यूज़ को करते हैं लेसर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ठीक है? कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसमें से जो कम हो उससे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू की जाता है। सेक्शन 35 की ये प्रोविज़न है। सो अगर सेक्शन 37 ही आपको कह रहा है कि आप ऐसा करो, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक को कितने से वैल्यू होना चाहिए था? 12 मिलियन से, जबकि हमने कितने से कर दिया? 18 मिलियन से। तो अब इसको हम करेक्शन कैसे करेंगे? 6 मिलियन को माइनस कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे तो इससे प्रॉफिट्स लेस हो जाएंगे। ये आपको अकाउंटिंग की एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग में होता ये है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस हुआ हुआ होता है। इट इज़ अ नेगेटिव फिगर इन योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इसका इसका दूसरा मतलब ये है कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं उसमें ये ऐड हुआ हुआ होता है। इसका दूसरा मीनिंग ये है कि एक इन्वेंट्री जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी बढ़ती जाएगी उसकी वैल्यू, उतना प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि कॉस्ट को वो डिक्रीज कर रहा होता है। सो अगर मैं अपनी इन्वेंट्री सो इफ़ आई इन्वेंट्री की वैल्यू को अगर इंक्रीज करूँगा तो कॉस्ट की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी और प्रॉफिट की वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी। और इसी का रिवर्स होगा, यानी अगर मैं इन्वेंट्री को रिड्यूस करूँगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है? सो अगर मैंने अब 18 मिलियन की इन्वेंट्री इसको 12 पे लाना है, तो इसका मतलब मैं इन्वेंट्री को रिड्यूस कर रहा हूँ, मतलब ये कि प्रॉफिट्स को लेस करना है मुझे। ये टैक्स लॉ के मुताबिक मैं कर रहा हूँ। ठीक है? सो आपने 6 मिलियन यहाँ पे माइनस कर दिया just to bring the value of your stock to NRV. नेक्स्ट आइटम इज़ सैलरी। और इस सैलरी को पेमेंट करते हुए आपसे क्या गलती हुई है जी? आपसे गलती ये हुई है कि आपने 0.275 मिलियन पे किया है ऑफिस बॉय को। ही वॉज पेड अ मंथली सैलरी ऑफ 25,000 फॉर 11 मंथ्स। सो 25,000 की तनख्वाह आप उसे देते थे और आपने उसको ये जो तनख्वाह है वो कैश में पे कर दी है। तो अब क्या करें जी? कैश में क्या आपको टैक्स लॉ अलाउ करता है कि आप पे कर दें तनख्वाह? नोट्स पे जाते हैं और जाके ज़रा देखते हैं कि क्या टैक्स लॉ हमें इजाज़त देता है इस चीज़ की कि हम इसको कैश में पेमेंट कर दें। सो विल गो टू बिजनेस, देन विल गो टू डिसाइडिंग बिजनेस केस, डिडक्शंस नॉट अलाउड। सेक्शन 21 में हमें ये पढ़ा है कि अगर आपने सैलरी पे करनी है तो 25,000 तक आप पे कर सकते हो कैश में। उससे ज़्यादा पेमेंट करनी है तो बैंकिंग चैनल से करनी है, 25,000 से ज़्यादा हो अगर।
ठीक है। सो 25,000 से अगर ज़्यादा हो तो फिर मुझे पेमेंट करनी है बैंकिंग चैनल से। तो अभी तो 25,000 तक है तनख्वाह, तो इसका मतलब ये कि आपसे कोई गलती नहीं हुई। ऑफिस बॉय की सैलरी की कोई एडजस्टमेंट टैक्स पर्पजेज़ के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आइटम इज़ वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस का आपने रेंट अदा किया और क्या गलती की? वेयर हाउस रेंट 1.6 मिलियन पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड लिंक टू नोटिफाइड बिजनेस बैंक अकाउंट। सो ये एक बिज़नेस के पास ही अपना क्रेडिट कार्ड था, तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट बिल्कुल बैंकिंग चैनल पेमेंट होती है। तो इसका मतलब आपने बैंकिंग चैनल से ही पेमेंट की है, तो इसमें भी कोई गलती नहीं हुई आपसे। नो एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। हाँ, अगर वो क्रेडिट कार्ड किसी डायरेक्टर का होता, पार्टनर का होता, तो फिर गलत था, बिजनेस अकाउंट से होना चाहिए। ये बिजनेस अकाउंट से लिंक क्रेडिट कार्ड है। उसके बाद आपने कुछ बैड डेट्स एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड किए हैं। बैड डेट्स ऑफ 2.8 मिलियन रिटर्न ऑफ अगेंस्ट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। बैड डेट्स को टैक्स लॉ अगर आपने राइट ऑफ किए हों तो बिल्कुल एक्सपेंस मानता है, और इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। दिस इज़ अ लेजिटिमेट एक्सपेंस, कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। कमीशन आपने पे किया 3.2 मिलियन का। किसको पे कर दिया आपने? टू वन ऑफ इट्स मेंबर्स ऑफ एसी, यानी पार्टनरशिप के पार्टनर को पे किया और उसके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट किए। तो क्या ये आपने ठीक किया? तो इसके लिए आपको पहले जाकर नोट्स में देखना होगा कि क्या ये एक्सपेंस अलाउड होता है या नहीं होता। सो पार्टनरशिप में कोई भी प्रॉफिट ऑन डेट, ब्रोकरेज कमीशन, सैलरी, रेमुनरेशन पेड बाय एओपी टू इट्स मेंबर, ये एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं है। सेक्शन 21 में हम ये पढ़ चुके हुए हैं, तो ये तो आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होगा। तो इसका मतलब 3.2 मिलियन इज़ नॉट अलाउड एज एन एक्सपेंस, सो इसको ऐड बैक कर देते हैं हम अपने अकाउंटिंग रिजल्ट्स में। नेक्स्ट इज स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप आपने पे किया है, वैल्यू देख लेते हैं कितनी है और किसको पे किया है। स्कॉलरशिप हैज़ बीन पेड 4.5 मिलियन टू सारा, वन ऑफ एसी स्टाफ मेंबर फॉर हायर स्टडीज़। सो एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए उसको स्कॉलरशिप आपने दिया, और 4.5 मिलियन का। तो अब क्या ये एक्सपेंस हम बना सकते हैं? एक्सपेंस तो बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक है। सारा के लिए इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, जो कि 2 नंबर का रिक्वायरमेंट था सवाल में, आपसे पूछा गया कि वो भी बता दें कि सारा के लिए इसकी क्या इम्प्लीकेशन है। तो वो भी हम अपने नोट्स में जाकर देख लेते हैं। एग्जाम्शन में हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई स्कॉलरशिप दिए जाएं जो कि एजुकेशन पर्पसेस के लिए हों, और ये ज़रूरी है कि एसोसिएट को ना दिया जाए, तो एसोसिएट तो नहीं होता एम्प्लॉई, तो इसलिए ये स्कॉलरशिप विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स फॉर सारा। आपके लिए बिज़नेस के लिए क्या है? बिज़नेस को बिल्कुल अलाउड होगा एज एक्सपेंस, सो इसमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ पेमेंट ऑफ रुपीज़ 6.4 मिलियन फॉर परचेज ऑफ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। अगेन ये आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कहा हुआ है कि ये शामिल है, तो इसका मतलब अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदा है तो फिर देखना होगा कि उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है, क्योंकि इंटेंजिबल ट्रीट करेंगे उसे। द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर 5 ईयर्स, तो 1 साल से ज़्यादा है तो इसका मतलब इंटेंजिबल हो गया। तो इसका मतलब 6.4 मिलियन तो एक्सपेंस आउट नहीं होना चाहिए। उसकी यूज़फुल लाइफ पे आप उसे डिवाइड करें और एमोटाइजेशन बनाएं। लेकिन जो इंटेंजिबल्स हैं उसके केस में हम एक और चीज़ जानते हैं, और वो हम क्या जानते हैं कि इंटेंजिबल्स के केस में आप एमोटाइजेशन जो बनाते हैं, लेट मी जस्ट टेक यू टू द रेलेवेंट एरिया। सो इंटेंजिबल्स के केस में आप क्या करते हैं कि एमोटाइजेशन जो आप बनाते हैं उसमें ज़रूरी है कि आप इसको यूस कॉस्ट को पहले डिवाइड करें यूज़फुल लाइफ इन होल ईयर्स, जैसे कि यहाँ पे 5 साल है, और फिर उसके बाद एमोटाइजेशन एक्सपेंस शेल बी रिस्ट्रिक्टेड टू, नहीं सॉरी ये तो और बात हो रही है। हाँ, ईयर ऑफ एक्विजिशन में आप क्या करते हैं? ईयर ऑफ एक्विजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर ऑफ डेज बेसिस पे आप एमोटाइजेशन जितने दिन, यानी ऐसा नहीं है कि ईयर ऑफ एक्विजिशन में फुल ईयर की एक्विजिशन वो एमोटाइजेशन आप बना लेंगे। आप देखेंगे कि कितने दिन के लिए अवेलेबल है मुझे ये वाला इंटेंजिबल। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे अब आपको नंबर ऑफ डेज इस सवाल में पहले देखने पड़ेंगे। तो पहले ये देख लो कि ये इंटेंजिबल आया कब आपके पास। तो ये आपके पास आया है
1 अप्रैल 2022, इसका मतलब अप्रैल का मंथ, मई और जून 3 महीने। इन तीनों महीनों के दिन जमा कर लें, यानी कि अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 30 दिन। सो इसका मतलब ये 91 डेज तकरीबन बनते हैं। ये आपके पास था आउट ऑफ 365। सो दैट्स हाउ वी विल डील विद इट। हम एक वर्किंग बना लेते हैं फॉर द सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वी विल राइट डाउन इट्स कॉस्ट, जो कि 6.4 मिलियन है। इस 6.4 मिलियन की 5 साल यूज़फुल लाइफ है, तो अब हम इजीली वर्कआउट कर सकते हैं कि इसके इस साल में नंबर ऑफ़ डेज़ 91 है। और एमोटाइजेशन वुड बी लाइक दिस, कि मैंने पहले क्या किया, मैंने कॉस्ट को डिवाइड कर दिया 5 से, तो ये एनुअल एमोटाइजेशन आ गई। फिर इसको 91 डेज से मल्टीप्लाई करके 365 से डिवाइड किया है। सो दैट्स हाउ आई विल कैलकुलेट amortization expense for 91 days. सो 6.4 मिलियन जो आप यहाँ पे कह रहे हो कि आपने पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड कर दी है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो 6.4 मिलियन को वापस जमा करते हैं, और जो एमोटाइजेशन बनती है टैक्स लॉ के मुताबिक, वो वर्किंग 3 में हमने वर्कआउट कर ली है, वो हम यहाँ पे एक्सपेंस आउट कर देंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट अ लीज्ड व्हीकल। बैंक से आपने लीज़ पर व्हीकल लिया, और उसके बारे में कुछ लवाज़मात यहाँ पे बताए गए हैं कि आपने फाइनेंशियल चार्जेस यानी कि इंटरेस्ट पे किया। 1.5 मिलियन का आपने 2.1 मिलियन का डेप्रिसिएशन, 1.5 मिलियन का फाइनेंशियल चार्जेस। तो ये अकाउंटिंग की कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। और फिर इसमें ये भी बताया हुआ है कि आपका टोटल लीज रेंटल एनुअली कितना है, और कार जो है वो 80% यूज़ हुई है फॉर बिजनेस पर्पजेज एंड 24% फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है जी। सो इस सारी इंफॉर्मेशन का ताल्लुक इस बात से है कि क्या आपको पता है कि लीज व्हीकल का क्या ट्रीटमेंट, लीज्ड एसेट्स का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। सो अकाउंटिंग के अंदर लीज्ड एसेट जो है वो दो पार्टीज़ हैं, एक जिसने लीज पे दिया लेसर, और दूसरा लेसी। इसने लीज पे लिया, यहाँ पे ये लेसी जो है जिसका हम टैक्सेशन फाइनलाइज कर रहे हैं। सो अकाउंटिंग ये कहती है कि ये एसेट इसका है, और डेप्रिसिएशन भी इसकी बुक्स में आएगी। टैक्स लॉ ये कहता है कि ये एसेट इसका है, और डेप्रिसिएशन भी इसकी बुक्स में आएगी। अकाउंटिंग ये कहती है कि जो इसके ऊपर आप लीज रेंटल पे करते हो उसका मार्कअप आप एक्सपेंस बना सकते हो। टैक्स लॉ ये कहता है नो, आप पूरे का पूरा लीज रेंटल एक्सपेंस बना सकते हो। सो दैट्स द डिफरेंस। ये आपको जो डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है वो, क्योंकि यही सिचुएशन आपको सवाल में आ सकती है लेसी की। लेसर तो यूजुअली कंपनीज होती हैं, कंपनीज का टैक्सेशन हमारे सिलेबस में है नहीं कैफ 2 के, तो ये आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। अब ये लिखा हुआ कहाँ है, ये मैं आपको नोट्स में भी दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें मेंशन है। सो पहली चीज़, जो लीजिंग बिजनेस है वो एक अलहदा से सेक्शन है। ठीक है, सो लीजिंग बिजनेस इज़ अ सेपरेट सेक्शन। और जो हमने अपने नोट्स में बनाया हुआ है, इट सेज कि इनिशियल अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस, टैक्स, ये जितनी भी डेप्रिसिएशंस हैं ये लीज रेंटल इनकम के अगेंस्ट माइनस होती हैं। एसेट शैल बी ट्रीटेड एज यूज इन बिजनेस ऑफ, जिसने लीज पे दिया है उसके बिजनेस में वो ट्रीट किया जाएगा कि वो यूज़ हो रहा है। और बाकी उसी बिजनेस में, तो यहाँ पे हमारे लिए रेलिवेंट चीज़ें नहीं हैं, बाकियों को हम नहीं देख रहे। ठीक है, सो इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी किसकी किताब में आएगी, जिसने एसेट लीज पर दिया है टैक्स लॉ की नज़र में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेक्शन हमने देखना है, दैट इज़ सेक्शन 20। नाउ सेक्शन 28 इस बारे में क्या कहता है। सेक्शन 28 बहुत ही ये एक इम्पॉर्टेंट और ट्रिकी पॉइंट है इस सवाल का, इसको ज़रा ध्यान से समझें कि लीज रेंटल्स का जिक्र है, और फॉलोइंग शैल बी अलाउड एज एक्सपेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। सेक्शन 28 आपको ये पूरे का पूरा अमाउंट एक्सपेंस आउट करने की इजाज़त देता है कि अगर आपने कोई लीज रेंटल पे किया है किसी भी बैंक को, मुदारबा को, एसपीवी को, ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरी बात क्या लिखी है, द प्रिंसिपल अमाउंट इन अबव रेंटल फॉर द कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर शेल नॉट एक्सीड 2.5 मिलियन। ना यहाँ पे अब रिस्ट्रिक्शन इन्होंने क्या लगाई है कि अगर आपको हम रेंटल पूरा अलाउ कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में भी आप 2.5 मिलियन से ज़्यादा की कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं करेंगे उस एसेट की। नाउ
अब ज़रा हम वापस अपने सवाल पे आने लगे हैं कि सवाल हमें क्या कह रहा है। सवाल हमें अगेन ये बता रहा है कि इस एसेट की कॉस्ट कितनी है। ये देखिए, अ लीज एग्रीमेंट विद द बैंक फॉर अ कार ऑफ रुपीज़ 10.5 मिलियन अगेंस्ट एनुअल लीज रेंटल्स ऑफ 3 मिलियन। नाउ जो लीज एग्रीमेंट है वो 10.5 मिलियन का है, और आपका जो लीज रेंटल आपने अभी पे किया वो 3 मिलियन का पे किया है। अब देखें, जो हमें जो रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगाई है वो ये लगाई है कि आप जो व्हीकल है उसके लिए 2.5 मिलियन का कॉस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर कॉस्ट इससे ज़्यादा होगी तो भी टैक्स पर्पसेस के लिए जो कॉस्ट कंसिडर की जाएगी वो 2.5 मिलियन ही होगी, क्योंकि टैक्स लॉ पर्पस हमें पता है कि डेप्रिसिएशन को और एक्सपेंसेस को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, तब ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है। ये डिटेल में हमने डिस्कस भी किया हुआ जब हमने ये टॉपिक पढ़े थे। अब अगर एक आइटम जो है वो कह रहे हैं कि वो एक्सपेंस आउट होने जा रहा है और उसके लीज रेंटल्स टोटल जो होंगे वो 10.5 मिलियन के होंगे, तो टैक्स लॉ ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ 2.5 पे। ठीक है, तो अगर 10.5 आप लीज के थ्रू रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, यानी आप अगर ये गाड़ी ख़रीदते और 10 मिलियन की कॉस्ट रिकॉर्ड करना चाहते तो टैक्स लॉ रिस्ट्रिक्ट करता है 2.5 मिलियन पे आपको। ठीक है जी। लेकिन आ, वो कॉस्ट पे रिस्ट्रिक्ट क्यों करता, वो ज़रा मैं आपको एक दफ़ा रिमाइंड करा दूं कि हमने ये चीज़ बिज़नेस के ही टॉपिक में जब हम कॉस्ट को पढ़ रहे थे तो हमने ये रिस्ट्रिक्शन डिस्कस की हुई है कि कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नॉट अप्लाइंग फॉर हायर शैल नॉट एक्सीड 7.5 मिलियन। ये इस साल में एक प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पे 7.5 मिलियन हो गया, लेकिन पहले ये 2.5 मिलियन था, यानी कॉस्ट रिस्ट्रिक्टेड थी 2.5 मिलियन पे। अभी टैक्स लॉ में ये चेंज तो हो गई कि 7.5 हो गया, लेकिन वहाँ जो आगे जो चेंज है लीज रेंटल वाली उसको चेंज ही नहीं किया। तो ये एक समझे कि इनकन्सिस्टेंसी है टैक्स लॉ में अभी। लेकिन द पॉइंट इज़ कि कॉस्ट रिस्ट्रिक्टेड थी 2.5 पे जब ये ओरिजिनली लॉ था, और अगर आपने ज़्यादा का व्हीकल ख़रीद लिया तो आपकी कॉस्ट 2.5 से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो सकती थी। मतलब ये कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आउट होगा वो मैक्सिमम 2.5 तक होगा, 2.5 मिलियन तक। अब अगर आप गाड़ी लीज़ पर लेते थे तो लीज़ रेंटल आपको अलाउ होते थे एज एक्सपेंस, तो लीज़ रेंटल्स को भी रिस्ट्रिक्ट किया कि जी वो भी आप 2.5 मिलियन से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर 10.5 आप रिकॉर्ड करने जा रहे थे एज एक्सपेंस तो उसको श्रिंक कर दिया टैक्स लॉ ने, कहा जी कि नहीं, आप 2.5 रिकॉर्ड करेंगे। लीज़ रेंटल को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि बेशक आप 10.5 ही पे करें अपनी गाड़ी एक्वायर करने के लिए, लेकिन जो हम अलाउ करेंगे एक्सपेंस वो 2.5 मिलियन होगा। लेकिन अभी आपने पूरा 10.5 तो पे ही नहीं किया। आपने एक्चुअली पे क्या किया है, ज़रा अगर आप सवाल में नोट करें तो आपने लीज़ रेंटल अभी पे किया है सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिलियन का। तो अगर 3 मिलियन का लीज़ रेंटल पे किया है तो इसका मतलब 10.5 का कुछ पोर्शन आपने अभी पे किया है। तो जितना 10.5 का ये पोर्शन बनता है उतना ही 2.5 का जो पोर्शन बनेगा उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से वो आपको इस साल एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होगा। ठीक है, चूँकि पूरा 10.5 को श्रिंक करना है 2.5 पे, तो इसलिए जितना भी आपने यानी 3 मिलियन अदा किया है तो 3 मिलियन को भी श्रिंक डाउन करेंगे और देखेंगे 2.5 मिलियन का कितना प्रोपोर्शन बनता है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो व्हीकल है ये भी कोई सीधा साधा व्हीकल नहीं है। इस व्हीकल के बारे में क्या बताया हुआ है, इसका यूजेज क्या है, किस काम में आ रहा है। 80% यूज़ होता है फॉर बिजनेस पर्पजेस। तो इसका मतलब ये है कि जो ये एक्सपेंस की अमाउंट बनेगी इसका भी 80% आपको अलाउड होगा एज एक्सपेंस, क्योंकि पूरा तो ये कारोबार के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। ठीक है, सो दैट्स द बेसिक आइडिया। अब हम ज़रा इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो काम ये करें कि लीज्ड कार की जो डेप्रिसिएशन जो अकाउंटिंग पर्पजेज़ के लिए आपने एक्सपेंस आउट की हुई है उसको रिवर्स कर दें। दिस इज़ 2.1 द स्ट्रेट वे फिगर जो कि गिवन है आपको सवाल में ही, 2.1 मिलियन का फिगर दिया हुआ है। इसी तरह जो आपने फाइनेंशियल चार्जेस पे किए हैं 1.5 मिलियन के, इसको भी रिवर्स करें, ये भी आपको एक्सपेंस के तौर पे अलाउड नहीं होंगे। पूरा लीज़ रेंटल अलाउड होगा, लेकिन लीज़ रेंटल कितना अलाउड होगा वो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। पहले आप प्रोपोर्शन बनाएं कि 2.5 डिवाइड बाय 10.5 दिस इज़ द प्रोपोर्शन, और फिर उस प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई कर दें 3 मिलियन से।
तो वो एक्सपेंस बन जाएगा जो इस साल में आपको अलाउड होगा। लेकिन चूंकि व्हीकल 80% यूज़ होना है तो फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 80% के साथ। सो द आंसर टू दिस इज़ 571429। सो ये आपको अलाउड होगा एज एक्सपेंस। ओके जी, सवाल का सारा इन्फॉर्मेशन हमारे नोट्स में आ चुका है। अब हम अपने वर्किंग नोट का टोटल कर लेते हैं। तो स्टिल वी हैव अ लॉस ऑफ 29.765552 और इस लॉस को अब हम अपने मेन टेम्पलेट पे ले जाते हैं। द नेम ऑफ टैक्स पेयर इज़ आज़ादी, रेजिडेंट एओपी, टैक्स ईयर इज़ 2023। इसका जो टैक्सेबल इनकम है दैट्स अ नेगेटिव फिगर। सो डू वी फाइंड अ रेट ऑफ टैक्स फॉर दिस नेगेटिव फिगर? नो, टैक्स रेट तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इट्स अ लॉस। और जो टैक्स इम्पोज का फिगर बनेगा दैट विल आल्सो बी नेल। लेकिन जो चूंकि इसके टर्नओवर्स 100 मिलियन से ज़्यादा हैं तो मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 ये अप्लाई होता है। और मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट फिगर रिक्वायर्ड होती है वो टर्नओवर की है। टर्नओवर का फिगर हम ज़रा अपना तलाश करते हैं। तो टर्नओवर के लिए आप एक दफ़ा नोट्स को रेफ़र कर लें और इसमें देखें ज़रा टैक्स रिजीम्स एंड देन यू गो टू मिनिमम टैक्स और मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113। और ये हमें क्या बता रहा है जी? ये हमें बता रहा ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, एप्लीकेबिलिटी पे ज़रा गौर कर लें कि अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और आपके टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा हैं तो फिर आपके ऊपर मिनिमम टैक्स अप्लाई हो जाएगा। यानी आपने टर्नओवर्स को सेल्स की फिगर को मल्टीप्लाई करना होगा विद अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स। वो जो सर्टेन परसेंटेज है मिनिमम टैक्स का जो रेट है वो आपको एग्ज़ाम में गिवन होता है। 1.25% है टैक्स ईयर 2023 के लिए। ना ये जो टर्नओवर है इसके बारे में टैक्स लॉ ने हमें बताया ये है कि इट इज़ इट इज़ द अमाउंट ऑफ टर्नओवर, इट इज़ ग्रॉस सेल्स, दिस विल बी ग्रॉस सेल्स। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं होंगी? इसमें सेल्स टैक्स, एफईडी, ट्रेड डिस्काउंट्स मेंशन्ड ऑन इनवॉइस ये इसमें से माइनस कर देना है आपने। यू शुड एक्सक्लूड इट। ठीक है जी। सो नाउ वी कम बैक टू आवर क्वेश्चन और इसमें देखें ज़रा कि क्या बताया हुआ है। टर्नओवर्स की डिटेल सवाल में कुछ हमें दी गई है और वो क्या दी गई है? इट सेज़ कि जनाब देखें 3-4 फिगर्स हैं, इसको थोड़ा ज़ूम इन करते हैं। सेल्स है, सेल्स टैक्स है माइनस हुआ हुआ, इसी तरह ट्रेड डिस्काउंट्स भी माइनस हुए हैं। सो माइनस आप करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को। सो सेल्स टैक्स के फिगर को भी आपने माइनस करना होता है। ये भी वैल्यू एडेड टैक्सेस होते हैं। ये आपके पास अमानत हैं, ये जस्ट आप पे कर देंगे गवर्नमेंट को। तो जो आपके पास टर्नओवर का फिगर है जिसके ऊपर आप 1.25% का रेट लगाएंगे वो एक्चुअली ये 320 मिलियन है। सो 320 मिलियन का फिगर अब हम ले लेते हैं और इसके ऊपर जो टर्नओवर का रेट है 1.25% वो हम अप्लाई कर देंगे। सो विल गेट टू द फिगर ऑफ आवर मिनिमम टैक्स। सो मिनिमम टैक्स जो हमारे पास बन जाता है दैट इज़ 4 मिलियन। ये बेसिकली इस एसोसिएशन ऑफ पर्सन की टैक्स की ऑब्लिगेशन होगी। ओके वेल दिस इज़ इट। यहाँ तक अब आपका अगर कोई सवाल होगा तो वो फिर हम कमेंट्स में आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।